वफाकी इदारा बराए शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 5 से 16 साल की उम्र के 32% बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, जबकि मुल्क में शरह खानदगी 60% पर जमूद का शिकार है। इदारा शुमारियात ने मुल्क की तारीख में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक सर्वे के ज़रिए ये नताइज मुरतब किए हैं, जिसके मुताबिक प्राइमरी, मिडल और मैट्रिक की सतह पर स्कूल में दाखिले की शरह बढ़ नहीं रही, जबकि सिंध में शरह खानदगी में कमी आई है। स्कूलों में दाखिले के हवाले से पंजाब में शरह सबसे ज़्यादा है, खैबर पख्तूनख्वा फिर दूसरे नंबर पर है, सिंध तीसरे नंबर पर है और बलूचिस्तान आखिरी नंबर पर है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान में 47% और पंजाब में 26% बच्चे स्कूल नहीं जाते। अब इसकी वजह क्या है, क्यों ये बच्चे स्कूल नहीं जा रहे और इनको स्कूलों में लाने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं अभी हुकूमत की तरफ से, और आने वाले बजट में क्या प्लान है, किस तरीके से जो है वो इसके ऊपर काम किया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पंजाब के वज़ीर तालीम जनाब डॉक्टर मुराद राज साहब, और हमें ज्वाइन करेंगे सिंध के वज़ीर तालीम, उनसे भी अभी थोड़ी देर में बात होगी, सईद गनी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, ये नंबर्स जो हैं तो अलार्मिंग नंबर्स कि अगर 32% ऑफ द किड्स आर आउट ऑफ स्कूल और वो पूरे मुल्क में ये नंबर इसी तरीके से आ रहा है, तो इसकी वजह क्या है? आपको क्या लगता है कि क्यों ऐसा है? देखें, जब आज से 2.5 साल पहले मुझे मिनिस्ट्री मिली थी, तो जो सबसे पहली चीज़ हमें मैंने सारे, क्योंकि डाटा कोई था ही नहीं पास आपके, क्योंकि काम डाटा पे कभी हो ही नहीं रहा था कि सही फैसले किए जाएं। जब आपके पास डाटा होता है तो आप सही फैसले करते हैं। तो सबसे बड़ा रीज़न जो है बच्चों के स्कूल ना आने का या छोड़ के जो चले जाते हैं, मेन ड्रॉप आउट, वो है कि आप ये सोचेंगे, आपको जो नंबर बताने लगा अभी, वो 5वीं क्लास के बाद 70% बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं। 5वीं के बाद? 5वीं के बाद। ओके, अब आप सोचें तो वो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन में चले गए, ठीक है कि नहीं? तो इसके लिए हमने क्या किया, जो हम अब भी करने जा रहे हैं, हमने पहले किया, फिर कोविड आ गया, उसकी वजह से डिले हो गया। अगर आप नई बिल्डिंग स्कूल की बनाने जाएं तो आपको लगते हैं 2 साल 2.5 साल लग गए, और बजट भी उसके ऊपर बड़ा खर्च और पैसे भी आप करोड़ों में पैसे चले गए, ठीक है जी। तो मैंने कहा सारी दुनिया में स्कूल की बिल्डिंग्स इस्तेमाल होती हैं सारा दिन, दोपहर को भी, रात को भी लोग पढ़ रहे होते हैं। तो हमने कहा जो प्राइमरी स्कूल है उसको हम दोपहर को एलिमेंट्री बना देते हैं। हमने इंसाफ आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम के तहत ये शुरू किया। जो एलिमेंट्री है वो दोपहर को सेकेंडरी स्कूल बन, ठीक है, और वहाँ पे लैब होनी सिर्फ जरूरी है जब सेकेंडरी आप बनाते हैं, ठीक है जी। हमने 500 समथिंग स्कूल खोले, जिसमें से फिर हमने थोड़े कम किए क्योंकि हम एक पायलट कर रहे थे। आप सोचें विद इन 3 months 22,000 बच्चे स्कूलों में आ गए। ओके, क्योंकि एक्सेस का इशू है कि सबसे बड़ा क्योंकि बच्चियां ज्यादा दूर नहीं भेजना चाहती। ट्रांसपोर्ट फराहम किया? नहीं, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने दोपहर को सिर्फ स्कूल खोल दिया, वही वाली बिल्डिंग। तो ये तो कोई रॉकेट साइंस तो नहीं थी, ये लोग क्यों नहीं कर पा रहे थे? अब आप सोचें, इस वक्त हमने अब 1 महीना पहले चीफ मिनिस्टर पंजाब के साथ बैठ के डिस्कस किया, उन्होंने अनाउंस किया हम 7,500 स्कूल आफ्टरनून में शिफ्ट करने जा रहे हैं इस वक्त अगस्त 1 से। तो वो 7,500 जो है बेसिकली 15,000 स्कूल हो जाएंगे। एग्जैक्टली, सिर्फ बाहर बोर्ड चेंज होगा, और जो टीचर सुबह पढ़ा रहा है वो शाम को भी तो ट्यूशन पढ़ाने जाता है, तो हम वही पैसे उसको दे रहे हैं ऑनरेरियम, पैसे भी हम दे रहे हैं, और उसके पास स्टाफ भी होगा उसमें। बिल्कुल। सो यही चीजें दे के आप सोचें, अगर मैंने स्कूल अपग्रेड करने होते ना पंजाब में, मुझे 295 अरब 295 बिलियन चाहिए, और इसमें कंस्ट्रक्शन वगैरह भी शामिल है, सब कुछ शामिल होगा। और मैं अब ये इस इंसाफ आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम के तहत 50 अरब में हम सब कुछ कर रहे हैं। वाह, 3 से 4 मिलियन बच्चा वापस स्कूलों में हम रिटेन कर लेंगे। अच्छा, अब एक और चीज है जो अवैस ने स्टार्ट में कहा था, और ये टोटल मैं नंबर बता दूं, 7,500 हम पहले फेज में कर रहे हैं। ये टोटल तकरीबन 15 और 20,000 से भी ऊपर स्कूल्स जो होंगे वो हम सारे कन्वर्ट कर देंगे। सुबह चलेंगे जो उनका ओरिजिनल है, प्राइमरी है या एलिमेंट्री है, दोपहर को या वो एलिमेंट्री बन जाएगा या वो सेकेंडरी बन जाएगा। सही। अब जो चारों सूबों के भी जो नंबर्स हैं, जिसमें पंजाब जो है वो टॉप पे है कि भाई शरह ख्वानदगी वहाँ पर बेहतर है सबसे, फिर खैबर पख्तूनख्वा है, फिर सिंध, और फिर आखिर में बलूचिस्तान। इसमें आपको क्या लगता है पंजाब की ऐसी कौन सी चीज है जो बाकी सूबों से शरह ख्वानदगी को ऊपर ले गई है? उनको कॉपी करनी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कि हमने क्या किया। February 1 को, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अगर आप ये 2 मिनट सुन लें। February 1 को मेरी टीम सारी मैंने बिठाई, हम लोग इकट्ठे बैठे, हमने कहा जी एनरोलमेंट कैंपेन शुरू करते हैं। ठीक है, कोविड है, स्कूल बंद है, सब कुछ। बाकी सारे लोग कह रहे हैं तो पागल है कि एनरोलमेंट कैंपेन करने जा रहे हैं, स्कूल खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, कोविड है, ना कोई आ रहा है, ना कोई पढ़ाना चाह रहा है, ना लोग फीसें देना चाह रहे हैं। कुछ हमारी तो खैर फीसें है नहीं, मगर वैसे एक जो माहौल सारा बना हुआ। आप ये सोचें, मैंने टारगेट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनाउंस कर दिया जी 1 साल के अंदर हम 1 मिलियन बच्चे वापस लेकर 1 मिलियन बच्चे हम लेकर, आपको याद है मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ठीक है। February 1 को ये हुआ, आज मई है, ठीक है, 4 महीने हो गए, 3.5 महीने।
हमारी तादाद जो है 669,000 बच्चे हम वापस ले आए, यानी कि 7.25 लाख रुपए, 7.5 बिलियन, 10.5 ये ठीक है, 669,000, उसमें से 3.5 लाख बच्चियां हैं। बच्चियों की मेजॉरिटी ज्यादा है। हाँ। हमने किया क्या, हर दफा होता था टीचर्स पे डाल दिया जाता था, जाओ जी गलियों में फिरो, गांव में फिरो, जाओ बच्चे जमा करवाओ, टीचर्स पे प्रेशर। इस दफा टीचर को हमने बाहर निकाल दिया। ओके, हमने कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया। सबसे जरूरी चीज होती है स्टूडेंट काउंसिल, जिसको आज तक इस्तेमाल नहीं किया गया था। स्टूडेंट काउंसिल के अंदर पेरेंट्स होते हैं बच्चों के, हेड टीचर होता है स्कूल का, और स्कूल की एक टीचर होती है। उनके ये मैंडेट के अंदर है कि आपने नई एडमिशंस लेकर आनी है कम्युनिटी में से। हमने डॉक्टर्स को इन्वॉल्व किया, गांव के अंदर तक लॉयर्स को इन्वॉल्व किया कम्युनिटी के, हमने केयर टेकर्स को, हमने हर जगह को इन्वॉल्व किया कम्युनिटी की कि आप बच्चों को स्कूल लेकर आएंगे। आप सोचें 447,000 मीटिंग्स हुई, जिनकी तस्वीरें ऑन रिकॉर्ड है हमारे पास। 4,47,000 मीटिंग्स 4 महीने, ये सारे इन्फ्लुएंसर्स ने की होंगी 4 महीने में, 4 महीने के अंदर। और आप ये सोचेंगे हर बच्चा बेफॉर्म के साथ है, ये कोई 2 नंबरी नहीं है। हमने पहली दफा पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 92% हमारे पास, जितने हमारे पास बच्चे हैं ना, उसके 92% हमारे पास बेफॉर्म आ गए, ताकि कहीं डबलिंग ना हो, कहीं 2 नंबर ना हो। डाटा आपके पास ठीक होना चाहिए ताकि आप सही फैसले कर सकें। सो हमने 1 मिलियन का टारगेट अगले मार्च तक का दिया है, मार्च 22 का। तो ये तो इंशाल्लाह 669 हमने अभी कर लिए हैं। सो आप देखें इंशाल्लाह ताला, देखें तो अगर मिसाल के तौर पे ये 1 मिलियन अभी आने वाले कुछ महीनों में पूरा हो जाता है तो टारगेट रिवाइज हो जाएगा। हम टारगेट ये रखेंगे, मगर बड़ा नंबर पर बताएंगे कि हमने देखे टारगेट ये रखे तो व्हाट वाज आवर, बट दिस इज अ सक्सेस स्टोरी, दिस इज अ मिरेकल। अवैस साहब, शिफा, ये एक मिरेकल है इन हालात के अंदर तकरीबन 7 लाख बच्चों को वापस लेकर आना। आई मीन, क्योंकि हमने जो रेगुलर चीजें वो नहीं की, हमने प्लान किया, लोगों ने मेहनत की, हमारी टीम ने इतना जबरदस्त काम किया इसके ऊपर, डे टू डे उन्होंने सब कुछ। इट मीन्स कि जो अवाम है वो अपने बच्चों को स्कूलों की तरफ लाना चाह रही है। जो एक्सेसिबिलिटी इशू है और जो मोटिवेशन फैक्टर है, जो आपने कहा कि इन्फ्लुएंसर्स की वजह से हम लेकर आए, वो कम था और आपने उस चीज को इंप्लीमेंट किया तो रिजल्ट आपके सामने, और आपने स्कूल उनको अवेलेबल कर दिया। हाँ, अवेलेबल, क्योंकि अब आप उनको बता रहे हैं कि वही बिल्डिंग तुम दोपहर को 6वीं 7वीं 8वीं भी पढ़ सकते हो, 9वीं 10वीं भी पढ़ सकते हो। उन्होंने कहा जी हमें ना दूर जाना पड़ेगा, ना कुछ करना पड़ेगा, स्कूल में भेजो। सही है। अच्छा, अब ये चीजें जो दूसरा कंपोनेंट आ जाता है वो फिर आ जाता है टीचर्स, कि आपने एक्सेसिबिलिटी दे दी, कोर्स भी आपके पास है, तो वो सिंगल करिकुलम हो जाएगा सारा, लेकिन अब आपने उस टीचर को भी इतना एम्पावर और इतना ज़्यादा केपेबल बनाना है कि वो जो डिलीवर कर रहा है वो कुछ ऐसी चीज़ हो जो कि स्टूडेंट के लिए यूजफुल हो। मैं भी इस पर बताता हूँ। टीचर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या, उसको फंसाया हुआ है दूसरे कामों के अंदर सवाए पढ़ाने के। तुम ट्रांसफर के पीछे फंसे रहो, तुम प्रमोशन में फंसे रहो, तुम लीव में फंसे हुए हो, तुम ACR के पीछे फंसे हुए हो, उनको इन सब चीज़ों में फंसाया हुआ था। आते ही जब मैं पहले 3 महीने, मुझे मेरे दफ्तर के बाहर पहले 3 महीने जब मैं मिनिस्टर बना, इतनी लंबी लाइन टीचर्स की थी ट्रांसफर की, मैंने कहा मैं ट्रांसफर मिनिस्टर हूँ, मैं एजुकेशन मिनिस्टर नहीं। तो मैंने वो ऐप बनाई, उनकी ट्रांसफर मैंने फ़ोन पे डाल दी। अब वो घर बैठ के उनका QR कोड के साथ, आप अगर मेरिट पे हैं आपकी ट्रांसफर हो जाएगी। 3.5 अरब की करप्शन थी साल की। एक टीचर ट्रांसफर की रिश्वत शुरू होती है 50,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक। आप ये सोचें, हमने इस साल 2 साल हो गए मैं ऑनलाइन करता हूं, तो लोग बहुत नाखुश होंगे, बड़े नाखुश तो बड़े 70,000 ट्रांसफर किए हमने। 4 लाख टीचर है हमारे पास। 70,000 को आप 50,000 जो मिनिमम रिश्वत थी उससे भी कर दें तो 3.5 अरब बन गए। ठीक है जी। तो पिछले लोग जो करते थे जी, मिनिस्टर के पास एक बैग आ जाया करता था खामोशी से हर महीने कि जी ये आपका हिस्सा है, और खामोश रहे, और ट्रांसफर जहां टीचर की जरूरत नहीं है वहां से निकाल दिया, वहां भेज दिया, और जहां जरूरत है वहां से निकाल दिया। सो हमने वो STR रेशो रखी भी है, स्टूडेंट टीचर रेशो, जिसकी वजह से कोई निकल नहीं सकता या कोई जा नहीं सकता। हर स्कूल में हम कोशिश कर रहे हैं कि उतने टीचर हों जिनकी जरूरत है, कोई एक्स्ट्रा ना आ सके या कोई निकल आ सके। दूसरी चीज, हमने इनकी लीव्स जो हैं वो हमने ऑनलाइन कर दी, वो अप्लाई कर सकते हैं, ताकि वो भी खत्म हुआ कि भागना नहीं पड़ रहा कहीं। हम इनकी ACR अगले 2 महीने के अंदर, 3 महीने में परफॉर्मेंस की जो रिपोर्ट है वो भी हम उनकी ऑनलाइन कर रहे हैं। हम इनकी प्रमोशन भी ऑनलाइन कर रहे हैं। अगले 3 महीने के अंदर टीचर के पास पढ़ाने के अलावा इंशाल्लाह ताला और कोई काम नहीं रह जाए। तो ये आपको कोई ब्रीफ केसों की जरूरत नहीं है कोई, आपको तो आपने सारे काम खत्म करवा दिए। बस ये अल्लाह ताला
की मर्जी थी, सो इसलिए इसकी तहकीक होनी चाहिए। ये क्यों भाई ये काम कर रहे हैं, इस सिस्टम में आके आपने काम करना शुरू कर दिया। आप देखना इंशाअल्लाह ताला पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हमारी 5 साल की टर्म के बाद इस फोन के ऊपर होगा। आपने कोई बच्चा ढूंढना हो, आपने कोई स्कूल ढूंढना हो, आपने कोई स्कूल के अंदर देखना कि यहाँ मिसिंग फैसिलिटी क्या है, यहाँ बाथरूम है कि नहीं, यहाँ कुर्सियां हैं कि नहीं, यहाँ क्या है, वो पता लग जाएगा। आपको हर चीज आपके फोन के ऊपर अवेलेबल होगी, हर चीज ट्रांसपेरेंट होगी, आपके पास डाटा होगा। करप्शन मिनिमम, बेसिकली तो डेटा और मतलब हम डिजिटल दुनिया में रहते हैं, लोगों के पास पता लगे कि क्या चीज हो रही है। अब खान साहब की कैबिनेट भी आ गई है पेपरलेस एनवायरनमेंट पे, वो कल लगे हुए थे टैब शैप पे कुछ कर रहे थे खान साहब। ये बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा की जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट, उन्होंने ये दरखास्त की है एनसीओसी से कि प्रायोरिटाइज करें और वैक्सीनेशन करें टीचर्स की और जो तालीम से मुंसलिक अमला है, ताकि स्कूल्स वगैरह खुलने में आसानी हो। आप लोगों का भी है ये इस तरह का प्लान? फ्राइडे को ओपनिंग हो रही है हमारी, इस लाहौर से हम शुरू करें। हर डिस्ट्रिक्ट में हम स्कूल्स के अंदर बना रहे हैं वैक्सीनेशन सेंटर्स जो टीचर्स के लिए होंगे, स्पेशली सिर्फ टीचर्स के लिए, कि वहाँ पे आएँ और लगाएं। फ्राइडे को हम शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह। तो जो आपने अभी फैसिलिटीज़ की बात की थी, मैं अगला उस पर पूछना चाह रहा था आपसे कि चूँकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलपमेंट हो, उसकी डेवलपमेंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके लिए क्या कर रहे हैं? और ख़ासतौर पर जो अब आने वाला जो बजट है उसके अंदर आप लोगों के कोई प्लान है? इस दफ़ा तो हमने पैसे जो सबसे ज़्यादा रखे हैं ना, वो अवैस साहब रखे हैं, ये जो हम इंसाफ आफ्टरनून स्कूल के लिए कर, ठीक है, क्योंकि इसके लिए भी आपको हमने इंफ्रास्ट्रक्चर वही इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें टीचर्स के ऑनरेरियम के लिए पैसे चाहिए, तो वो हमारा तकरीबन 7.5 और 10 अरब के करीब वो उसमें चला जाएगा। मगर आप कभी भी स्कूल बनाने या उनको बेहतर करना खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे बढ़ते जाने हैं और स्कूलों की जरूरत पड़नी है। आप इन्हीं को चाहे डबल कर लें, ट्रिपल कर लें, आपको जरूरत और स्कूलों की पड़नी है। तो वो भी हमने पूरा उसका साइड पर रखा हुआ है, जो कि डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनता जाएगा। मगर आप ये सोचें कि इस एक फैसले के साथ आप 3 से 4 मिलियन बच्चों को रिटेन कर लेंगे। बिल्कुल। और मैं आपको सही नंबर बताऊं, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन अबाउट 5 मिलियन है इस मुल्क के अंदर, पंजाब में, क्योंकि मैं आपको एक एस्टिमेटेड नंबर बता रहा हूं। हमारे पास जब डिजिटलाइज और चीजें हो गई ना, तो आपको एग्जैक्ट नंबर इंशाल्लाह बताऊंगा, क्योंकि जो लोग आपको फंडिंग करते हैं ना, कई वो भी ज्यादा नंबर बताना चाहते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको पता है ना कि उनको भी सपोर्ट मिले और सब चीजें। सो आपको इंशाल्लाह ताला मैं पक्का नंबर एक दे के जाऊंगा, मैं पक्का नंबर दे के जाऊंगा एब्सोल्युटली, कि सारी क्लैरिटी के साथ आपके पास होगा इंशाल्लाह। बजट, मुराद साहब, बजट आ रहा है और बजट में आप लोगों के अब इस दफा क्या प्लान है? पिछली दफा तो अच्छे आप लोगों ने अमाउंट रखा था एजुकेशन के लिए, फेडरल बजट में भी और जो सूबाई थे उनमें भी। देखिए, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं हमने वो बता दी हैं और मेरे ख्याल से वो हो जाएंगी। आई डोंट थिंक देयर शुड बी अ प्रॉब्लम, क्योंकि देखें हमने कभी भी एक्स्ट्रा पैसे नहीं मांगे, हमने हमेशा इनोवेशन से काम लिया है और चीज़ें करने की कोशिश की है अपने लिमिटेड वसाइल के अंदर। इस दफ़ा हमने थोड़े एक्स्ट्रा मांगे हुए हैं क्योंकि हमने ये बड़ा स्टेप लेना है कि इंशाल्लाह ताला, तो आप देखना कि आई थिंक इट विल बी फाइन। मुझे कोई इशू नज़र नहीं आ रहा। सही, ज़बरदस्त। फाइनली कोई ऐसे टारगेट्स हैं जो आप आपने आने वाले दिनों के लिए, आने वाले अपने टेन्योर के लिए बनाए हुए हैं? सर, 2 सबसे बड़ी चीज़ें हैं। एक तो डिजिटलाइजेशन इंशाल्लाह ताला दिसंबर में हमारा हम अपनी कर रहे हैं, हम ये नहीं छोड़े कि कोई और डिपार्टमेंट करे हमारे लिए। हम, क्योंकि ये पाकिस्तान आर्मी के बाद सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है, पाकिस्तान का, पंजाब का नहीं, पाकिस्तान का जो पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, पाकिस्तान आर्मी के बाद सबसे बड़ा डिपार्टमेंट। तो हम अपना सिस्टम बनाने जा रहे हैं और इंशाल्लाह ताला जो नई चीज़ हम दिसंबर में एक और लेकर आएंगे, जिस तरह खान एकेडमी नहीं है अमेरिका के अंदर, जी, जो सारे आपके फ्री, सारे फ्री, तो वो इंशाल्लाह ताला हम जनवरी में लॉन्च कर रहे हैं 9, 10, 11, 12 के लिए, ताकि ये एकेडमी कल्चर जो पाकिस्तान के अंदर है ये ख़त्म हो। इतने एक्सपेंसेस, पेरेंट्स सुबह फीसें देते हैं, फिर शाम को एकेडमीज़ की फीसें देते हैं। सुबह टीचर नहीं पढ़ा रहा, वो कहता है जी एकेडमी आओ, वहाँ के मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा। सो आप देखना इंशाल्लाह ताला कि ये एक और फौज खड़ी हुई होगी आपके खिलाफ। सब मेरे खिलाफ है। सो मुझे कोई फिक्र नहीं है कौन मेरे खिलाफ है, यानी मुझे पता है बहुत लोग मेरे खिलाफ है, मगर आपने एट द एंड ऑफ द डे अपने बच्चों के लिए और लोगों के लिए सही। लेकिन देखें, जो भी खिलाफ आपके खड़ा हो, हम तो तालीम के मिशन में आपके साथ खड़े हैं, जहां आपको हमारी ज़रूरत पड़ी हम आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि पाकिस्तान आगे तभी बढ़ सकता है जब पाकिस्तान में वो बच्चे जो स्कूलों में नहीं हमें सड़कों पे नजर आते हैं या जिनके पेरेंट्स उनसे काम कराते हैं बचपन में और वो पढ़ाई से, तालीम से महरूम रह जाते हैं, पाकिस्तान ऐसे आगे नहीं बढ़ सकता। और ये कहा जाता है ना कि जिस शख्स के खिलाफ सारे लोग हो जाए, इसका मतलब वो कुछ ना कुछ सही कर रहा है, कुछ तो कर रहा है। इतना आपने माल रोका हुआ है, अब कुछ लोग आपके खिलाफ होगी ना, वो ब्रीफ केस नहीं आ रहे। बहुत शुक्रिया
شکریہ ادا کریں صاحب، بہت آپ نے وقت نکالا. ناظرین اب آپ کو ہم لے کر چلتے ہیں کراچی کی طرف، اور سعید غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سے. ان سے جانتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ کے کیا پلانز ہیں. السلام علیکم سعید صاحب. جی سعید صاحب، سب سے پہلے تو ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ یہ جو نمبرز آئے ہیں وفاقی ادارہ برائے شماریات کی جانب سے کہ 32% بچے اسکولوں میں نہیں جا رہے، تو ان کے حوالے سے تھوڑا سا ہمیں بتا دیجئے کہ سندھ میں تعداد کیا ہے ان بچوں کی اور یہ کیوں ہے ایسا؟ بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی رپورٹ ہے، اس میں جو پرسنٹیج ہے وہ تو میں کنفرم نہیں کر سکتا کہ وہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے، لیکن نارملی جو تعداد بتائی جاتی ہے صوبہ سندھ میں جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں ان کی، وہ اتھینٹک بالکل کبھی بھی نہیں رہی. اس کی مختلف وجوہات ہیں. ہمارے پاس جو ڈیٹا اویلیبل ہے وہ تو جو سرکاری اسکولوں کی انرولمنٹ ہے وہ ہے، یا پھر پرائیویٹ اسکولز جو ہمارے پاس آلریڈی رجسٹرڈ ہیں وہ ہیں. لیکن صوبہ سندھ میں بہت بڑی تعداد ایسے پرائیویٹ اسکولز کی بھی ہے جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں رجسٹرڈ نہیں ہیں، اور اس کے علاوہ بہت بڑی تعداد میں مدارس بھی ہیں جہاں پر بچے پڑھائی کر رہے ہیں. ہم نے ابھی ایک سینسس شروع کیا ہوا ہے خاص طور پہ پرائیویٹ اسکولز کا. اس کے ذریعے ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ کتنے پرائیویٹ اسکولز ایسے ہیں صوبے میں جو رجسٹرڈ نہیں ہیں لیکن وہاں پر بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو جب ہمارا وہ سینسس مکمل ہو جائے گا جس میں ان رجسٹرڈ مدارس بھی اور ان رجسٹرڈ پرائیویٹ اسکولز بھی ہمارے سامنے آ جائیں گے تو اس وقت ہم یہ بات بتا سکیں گے کہ ایگزیکٹ نمبر کتنا ہے بچوں کا جو اسکول سے باہر ہیں. اب وجوہات اس کی مختلف ہیں. اکثر جو ڈراپ آؤٹ ہوتا ہے بچوں کا وہ دوسری تیسری کلاس کے بعد سے ہوتا ہے، یا پھر خاص طور پہ جو بچیوں کا ہوتا ہے وہ کلاس 5 کے بعد ہوتا ہے. تو اس کی جو وجہ بڑی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے مقامات پر پرائمری اسکولز تو موجود ہیں لیکن ان کے قریب میں کہیں سیکنڈری اسکول نہیں ہے، جس کی وجہ سے بچوں کو دور جانا پڑتا ہے سیکنڈری اسکول کے لیے. اور خاص طور پر جب بچیاں ہوں تو وہ نارملی ان کے پیرنٹس ان کو گھر پہ بٹھا دیتے ہیں، اسکول بھیجتے نہیں ہیں. جی، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے صوبہ سندھ میں پورے سندھ میں جب ہم نے سروے کیا تو اس وقت ہمارے پاس جتنے اسکولز ہیں وہ سارے GIS پر موجود ہیں. ایگزیکٹ لوکیشن، ایگزیکٹ انرولمنٹ، ایگزیکٹ اس کی جو کنڈیشن اسکول کی وہ ہمارے سامنے ہے. ہم نے 6000 ڈفرینٹ کلسٹرز بنائے ہیں، اور جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کہیں ایک کلسٹر میں اگر پرائمری اسکولز ہیں تو ہم نے کہیں نہ کہیں اس کلسٹر کی کوشش کریں کہ بالکل سینٹر پوائنٹ پر ایک ہائر سیکنڈری اور سیکنڈری اسکول ہم بنائیں، تاکہ اس کی سراؤنڈنگ میں جتنے پرائمری اسکول سے بچے تعلیم حاصل کر کے نکلتے ہیں ان کو ایک سیکنڈری اسکول جو ہے وہ قریب ترین مقام پر اویلیبل ہو. تو اس میں 4000 کلسٹرز تو ایسے ہیں جہاں پر یہ فیسلٹی ہے، لیکن 2000 کلسٹرز ایسے ہیں تقریباً جن میں یہ فیسلٹی نہیں ہے، اور ان کو ہم پرائرٹی پہ وہاں پر یہ اسکولز سیٹ اپ کر رہے ہیں. کئی جگہوں پر پرائمری اسکولز کی بلڈنگز بڑی ہیں، انہی کو کنورٹ کر دیں گے، اور کئی مقامات پر ہمیں نئی بلڈنگز بنانی پڑ رہی ہیں، وہ ہم بنا رہے ہیں. تو کوشش ہماری ہے کہ کسی طرح سے یہ جو ڈراپ آؤٹ ہوتا ہے بچوں کا وہ بھی، اور جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں ان کو بھی ہم اسکول کے اپنے سسٹم کے اندر لے کر آ جائیں. اچھا سعید صاحب، یہ بتائیں کہ لٹریسی ریٹ بڑھانے کا کیا طریقہ کار ہے آپ کے خیال میں؟ آپ لوگ کس طرح سے بچوں کو اسکول لے کے آئیں گے؟ لٹریسی کو بڑھانے کے لیے ظاہر ہے کہ کمیونٹی کو موبلائز کر رہے ہیں، اور میرا تو پختہ یقین ہے کہ جب تک کمیونٹی موبلائز نہیں ہوگی، جب تک مختلف علاقوں میں رہنے والے لوگ جن کے بچے اسکولوں میں جاتے ہیں وہ اسکولوں کا خیال نہیں کریں گے، وہ نگرانی نہیں کریں گے، تو شاید حکومت تنہا ان چیزوں کو ٹھیک نہیں کر سکتی ہے. ہماری کوشش ہے کہ لوکل جو پولیٹیکل ریپریزنٹیٹیوز ہیں ان کو بھی استعمال کریں، جو سوشل ورکرز ہیں ان کو استعمال کریں، اور وہاں ڈفرینٹ علاقوں کے ڈفرینٹ حالات ہیں، وہاں جس کا بھی جتنا اثر و رسوخ ہے ان کو استعمال کر کے بچوں کو اسکول کی طرف لائیں. لیکن ظاہر ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان علاقوں میں ان بچوں کے لیے ایک بہتر ماحول ہم فراہم کریں تعلیم کا، اس کے بعد ہی بچے اسکول کی طرف آنا شروع ہوں گے. ادروائز اگر وہاں پہ اسکول کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہوگی، وہاں بیسک فیسلٹیز نہیں ہوں گی تو پھر وہ نہیں آ سکیں گے. صحیح ہے. اچھا، جو آخری چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا وہ یہ کہ چونکہ اب اپ کمنگ جو بجٹ ہے اس کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے، تو اس میں آپ لوگوں کی پرائرٹیز کیا ہیں، اور آپ لوگ بجٹ کے حوالے سے کیا ایسا کر رہے ہیں؟ بجٹ میں تعلیم کے حوالے سے کیا آپ پلانز کر رہے ہیں؟
देखिए ज़ाहिर है कि तालीम के हवाले से जो प्रायरिटीज़ हैं वो तो वही हैं कि हर सुबह हर बच्चा जो है स्कूल जाए और उसको हम बेहतर एक इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करें जहाँ वो सुकून के साथ अपनी तालीम हासिल कर सके, वो तो अपनी जगह है। लेकिन इस वक्त जो हमारी कोशिश है कि सूबा सिंध के अंदर जो स्कूलों में बहुत सारी शिकायत आती है कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, उनको हम ठीक करें। और ये भी मैं आपको बता दूं कि माजी में सूबा सिंध में 1 रूम 2 रूम स्कूल्स बना दिए गए, जो मैं समझता हूँ कि शायद स्कूल की सूरत में सर्व नहीं कर सकते हैं। और हमने पूरा इस पर सर्वे किया हुआ है और तकरीबन कोई 6000 के करीब स्कूल्स ऐसे हैं जो हम समझते हैं कि उनकी हमें ज़रूरत नहीं है, उनको हम डीलिस्ट करेंगे और हम उन्हीं स्कूलों पर तवज्जो देंगे जिनकी ज़रूरत है। ये भी हम कर रहे हैं। और दूसरा मैंने जैसा बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो स्कूलों का ठीक करेंगे ताकि बच्चों को स्कूलों में बुनियादी सहूलतें मिल सकें। जो हमारे एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं उनको ठीक करना हमारी ज़्यादा तरजीह होगी इस बजट में। नए स्कूल जो हैं वो बहरहाल कई मकामात पर ज़रूरत होती है, हम वो बनाएंगे, लेकिन कोशिश ये है कि नए स्कूलों पर हम पैसा कम खर्च करें और एग्जिस्टिंग जो स्कूल हैं उनको ठीक करने के ऊपर हम ज़्यादा इन्वेस्ट करें ताकि जो बच्चे उन स्कूलों में जा रहे हैं उनको एक अच्छा माहौल मिल सके। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सईद गनी साहब। और आखिर में जाते जाते एक आइडिया आया जहन में कि जो इस किस्म की वजारतें हैं, एजुकेशन की, हेल्थ की, प्रोविंशियल जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे, और एग्रीकल्चर वगैरह भी जो सिलसिला आता है हमारे प्रोविंसेस में, उसमें एक अवार्ड मुतारिफ कराया जाए जो सदर पाकिस्तान दें उन वजीरों को जो बेहतरीन परफॉर्मर्स होंगे उस साल के। ये मैंने आइडिया दे दिया है। अब आरिफ अलवी साहब को करना ये है कि इस पर बस थोड़ा सा अमल दरामद करें सो दैट कॉम्पिटिशन की फ़ज़ा पैदा हो और हमारे इदारे बेहतर हों।